हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। थंबनेल को देख के जरूर आपने सोचा होगा कि क्या ये थंबनेल सही है कि जीएसटीआर 9 सही भरने से क्या नोटिस आ सकता है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाना पड़ेगा और कौन से ऐसे सिचुएशन अराइज हो सकती है जहां पे अगर हम प्रॉपर जीएसटीआर 9 का जो वे है उस वे से अपनी जीएसटीआर 9 फाइल कर सकते हैं, तो वहां पे अपने को नोटिस आ सकता है। उसके लिए हमें लिंक करना पड़ेगा जीएसटीआर 9 को अपनी 3B के साथ। तो हम उसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझेंगे कि कैसे, कौन से एग्जाम्पल में, कौन से केसेस में ये इश्यू आ सकता है। हो सकता है आपके किसी केसेस में भी सिमिलर जो है इश्यू आए। तो आइए शुरू करते हैं विद एन एग्जाम्पल कि कहां पे अगर हम जीएसटीआर 9 फॉर्म के हिसाब से जो है वैल्यूज पुट करते हैं जीएसटीआर 9 में, तो वहां हमें इश्यू आ सकता है और हमें अकॉर्डिंगली करना क्या पड़ेगा वो हम समझेंगे लास्ट में। इसके लिए लेकिन आपको पूरी वीडियो में बने रहना होगा, क्योंकि थोड़ा सा इसको हम लिंक करेंगे और पूरी वीडियो प्रॉपर समझनी पड़ेगी, तब जाके कहीं ना कहीं इस कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे। तो इसको शुरू करते हैं, इसको एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, पहले एक एग्जाम्पल फ्रेम करते हैं, फिर हम फॉर्म पे आएंगे, फिर इसको लिंकेज करेंगे। ठीक है, तो अपना एग्जाम्पल मान के चलते हैं। सपोज हमारी फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आईटीसी, ठीक है मान लेते हैं आईटीसी, या फिर हम यहां पे लिखते हैं इसकी डिटेल की परचेजेस थी सपोज 10 लाख की। ठीक है, ये टैक्सेबल वैल्यू है 10 लाख। ठीक है, इसके ऊपर अपना टैक्स सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। और इसी फाइनेंशियल ईयर 22-23 में परचेज रिटर्न भी थी। परचेज रिटर्न थी हमारी 2 लाख रुपए की सपोज। नेट कितना आ गया हमारा 8 लाख। 8 लाख सही है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं। अब हमने अपनी रिटर्न फाइल करी होगी, 3B में आईटीसी क्लेम किया होगा, हमारे 2A 2B में भी आ रहा होगा। अब हम उसकी मूवमेंट देखते हैं किस तरीके से रहेगी। ठीक है, इसमें मेनली आईटीसी का पार्ट जो है देखेंगे और वहां पे डिफरेंस देखेंगे कहां पे आ सकता है। हमारी वैल्यूज हमने 10 लाख, 2 लाख की परचेज रिटर्न और 8 लाख, इस फिगर्स को ध्यान में रखना। ठीक है, फिर हम चलते हैं अपना फॉर्म पे और उसको रिकंसाइल करते हैं कहां कहां पे इस जो है इश्यूज आ सकते हैं। फॉर्म की बात करते हैं, मैं फॉर्म पे आ गया हूं। फॉर्म का बात करें, फॉर्म पे टेबल नंबर 6-7-8 हमारा आईटीसी से रिलेट करता है। ठीक है ना, आईटीसी के फॉर्म नंबर 6-7-8। 6 क्या था हमारा, जो हमारा डिटेल ऑफ द आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, जो हमने 2022-23 के अंदर जो हमने आईटीसी लिया होगा। ठीक है ना, उसका 6A के अंदर फिगर कौन सी आती है, 6A आती है आईटीसी अवेल्ड थ्रू 3B। आईटीसी अवेल्ड थ्रू 3B पूरे साल का जब हमने जीएसटीआर 9 में लॉगिन किया होगा, हमने डाउनलोड कर लिया होगा ऑटो पॉपुलेटेड जीएसटीआर 9, हमने डाउनलोड कर लिया होगा जीएसटीआर 3B पीडीएफ पूरे साल की, हमने डाउनलोड कर लिया होगा जीएसटीआर 1 पीडीएफ, और हमने डाउनलोड कर लिया होगा 8A। 4 टेबल हमने डाउनलोड कर ली होंगी। सबसे पहला काम हम जीएसटी में यही करते हैं। और फिर हम जो है अपना आईटीसी, जो अपनी टैक्स लाइबिलिटी होती है और आईटीसी होता है, उसका रिको बनाते हैं। यही होता है हमारे 9 के लिए। आईटीसी की बात करें, यहां पे 6A के अंदर वैल्यू आ रही है 3B से। अब 3B के कौन से टेबल से आ रही है, टेबल 4A से वैल्यू आ रही है। टेबल 4A हमारा कौन सा होता है, 4A जो हमने लाइबिलिटी, वो हमने जो आईटीसी ले रखा होता है। ठीक है ना, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो वाला सारा। ठीक है, लास्ट में 4A 5 ऑल अदर आईटीसी। जो टोटल है उसका 4A 1 2 3 4 5 का जो टोटल है, वो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ रही होती है। वहां पे यहाँ पे वो वाली वैल्यू आ रही होती है 3B किसे, 3B के टेबल 4A से वैल्यू आ रही होती है। टेबल 4A के अंदर जो वैल्यू आती है, टेबल वैल्यू 4A के अंदर जो वैल्यू आती है, उसमें बदलाव किया गया। उसमें फाइनेंशियल ईयर अगर हम 22-23 की बात करें, उस 22-23 में क्या इशू था
कि उसमें जो फिगर 4A के अंदर आती थी वो फिगर आती थी परचेजेस की। अब एज ऑन डेट की अगर हम सिचुएशन की बात करें, हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करें, तो कंफ्यूज मत होना, फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये चीज ठीक कर दी गई है, अब 3B में ये इशू नहीं है। लेकिन जो हम फाइनेंशियल ईयर 22-23 की GSTR 9 फाइल कर रहे हैं, वहां पे ये इशू आएगा। वहां पे क्या इशू आएगा, वहां पे 4A की फिगर जो है वो परचेजेस वाली फिगर लेता था, और परचेज रिटर्न को नहीं लेता था, नेट ऑफ करके नहीं लेता था, वो ग्रॉस वैल्यू लेता था। मींस वो हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से 10 लाख वैल्यू के ऊपर आईटीसी, इसको इजी करने के लिए 10 लाख की वैल्यू पे हम चलो यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी कर लेते हैं कि 90,000 सीजीएसटी, यहाँ पे 90,000 एसजीएसटी हमारे उसमें 10 लाख की वैल्यू पे आया होगा। ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ साथ साथ। ठीक है ना, तो यहाँ पे तो सीजीएसटी एसजीएसटी आईजीएसटी आएगा। ठीक है, वैल्यू तो आएगी नहीं टैक्सेबल वैल्यू, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, जो उसका जो आईटीसी आएगा वो 10 लाख के अकॉर्डिंग आएगा। वो 2 लाख की जो परचेज रिटर्न थी उसका नेट ऑफ होके नहीं आएगा। ठीक है, अब इसी की हम बाइफर्केशन वगैरह यहाँ पे डाल देंगे, बी में डाल देंगे, नीचे सी में डाल देंगे, नीचे डी में डाल देंगे, ये सब। ठीक है, ये सब हमने 10 लाख के हिसाब से डाल दिया, हमारा यहाँ पे डिफरेंस जो है 0 हो गया। ठीक है जी, और ये हमारा फिगर 6B की उठ के कहाँ जाती है, 6B में हमने डाल दिया कि भैया ये 10 लाख की बाइफर्केशन हमने यहाँ पे डाल दी। अब ये 10 लाख की बाइफर्केशन 6B और 6H का टोटल होके कहाँ जाता है, वो जाता है टेबल नंबर 8 में। ठीक है, अब टेबल नंबर 8 की एक हल्की सी झलक देखते हैं, पहले उसको रिकंसाइल भी करेंगे। अब टेबल नंबर 8 में आते हैं, ये हमारा क्या है, बेसिकली रिकंसिलेशन का है। रिकंसिलेशन कैसी, 2A वर्सेस 3B की रिकंसिलेशन। ठीक है, ये रिकंसिलेशन है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके अंदर जो 2A की फिगर आ रही है, ये टेबल नंबर 3 और 5 से आ रही है। अब टेबल नंबर 3 जो बात करती है वो परचेजेस की बात करती है, और टेबल नंबर 5 जो बात करती है वो परचेज रिटर्न की बात करती है। इसका मतलब क्या हुआ, टेबल 8A के अंदर जो फिगर आई वो 8 लाख के हिसाब से आई। टेबल 8A के अंदर जो फिगर आई वो 8 लाख के हिसाब से आई, और यहां पे टेबल 8B के अंदर जो फिगर आती है वो कहां से आती है, वो 6B और 6H जो अभी हमने देखा था। 6B में क्या डाला था हमने, 6A में दिखा रहा था 10 लाख, उसकी बाइफर्केशन हमने 6B में डाल दी थी। ठीक है, और वो ही घूम के कहां पे आ जाएगी, यहां पे वैल्यू आ जाएगी, मतलब यहां पे 10 लाख के अकॉर्डिंग दिखाएगा वैल्यू। ठीक है, 90,000 90,000। ठीक है, यहाँ पे सॉरी। ठीक है, और यहां पे अपना क्या किस हिसाब से आएगा, 8 लाख पे आएगी। ठीक है, 8 लाख पे एग्जाम्पल इजी करने के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं नेट ऑफ करके 64 आ गया। ठीक है, 10 लाख का 90,000 माइनस 2 लाख का जो है अपना 9% ये अपना 18,000 लेस करके अपना जो भी वैल्यू आएगी वो आ गया। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ये ले लिया। ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ, यहां पे वैल्यू आ गई नेट ऑफ करके। इस वैल्यू को आप ध्यान में रखना, टैक्स वैल्यू नहीं, इस वैल्यू को ध्यान में रखना। यहां पे जो वैल्यू आ रही है 2A के हिसाब से वो परचेज माइनस परचेज रिटर्न आ रही है, लेकिन यहां पे जो वैल्यू आ रही है 8B के अंदर वो आ रही है परचेज की, यहां पे परचेज रिटर्न नहीं आ रही। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, उससे ये जो डिफरेंस अराइज हो रहा है ना, ये नेगेटिव हो जा रहा है, ये नेगेटिव हो जा रहा है, और नेगेटिव होते ही जो है, नेगेटिव आते ही इशू क्रिएट हो गया कि 2A से ज्यादा आपने 3B के अंदर दिखा दिया। अब 2A से ज्यादा 3B के अंदर दिखा दिया, ये एक इशू आ गया जहां पे आपके लिए दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, अगले साल जब हम 3B अपनी GSTR 9 फाइल करेंगे, वहां पे ये इशू हमारा नहीं आएगा, वहां पे हमारी GSTR 9 के अंदर ये इशू नहीं आएगा, क्योंकि अब GSTR 3B को सही कर दिया। GSTR 3B में जो फिगर आ रही है वो नेट होके ही आ रही है।
ऑल अदर आईटीसी 4A के अंदर ही वो नेट परचेज माइनस परचेज रिटर्न आएगी, तो वहां पे ही अपना इशू ठीक हो गया, वहां पे भी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, 8A के अंदर भी परचेज माइनस परचेज रिटर्न, इशू सॉल्व। वहां पे भी 8 लाख की फिगर, यहां पे भी 8 लाख की फिगर, डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन 22-23 के अंदर ये इशू है, 22-23 में 3B के अंदर आ रही है 10 लाख और 2A के अंदर आ रही है 8 लाख। और जैसे ही हम यहाँ पे डालेंगे कि 3B में हमने 10 लाख क्लेम कर लिया, 2A में खाली 8 लाख था, तो कहेगा आपने 3B में ज्यादा टैक्स जो है आईटीसी ले लिया, इशू क्रिएट हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, करा क्या जाए, अब करे क्या? सॉल्यूशन तो कहीं ना कहीं निकालना पड़ेगा ना, रिटर्न तो फाइल करनी है जीएसटीआर 9 और नेगेटिव फिगर दिखाएंगे, दिक्कत है। तो इसके लिए एक अपनी राय है, मतलब आपका अपना व्यू है, आपका क्या व्यू है आप भी जरूर बताइएगा। लेकिन ऐसे केस में हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे हमने, जैसे क्या होता था टेबल नंबर 7 के अंदर, टेबल नंबर 7 ये भी हमारा मैंडेटरी टेबल है, टेबल नंबर 7 के अंदर यहाँ पे अदर रिवर्सल के अंदर जो है, अगर हम इसको प्रॉपरली कंप्लाई करके चलेंगे जीएसटीआर 9 का, तो हम यहाँ पे 2 लाख के हिसाब से वैल्यू डाल देंगे, यहाँ पे 2 लाख के हिसाब से वैल्यू डालेंगे, लेकिन डिफरेंस फिर भी आएगा। डिफरेंस तो आएगा ना, डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि टेबल नंबर 7 का इंपैक्ट तो वो ले ही नहीं रहा, टेबल नंबर 8 में 7 का इंपैक्ट तो ले ही नहीं रहा, वो तो 6B और 6H के हिसाब से ले रहा है। ये देखो दोबारा आपको लेके चलता हूं, यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे वो किसको लेके चल रहा है, यहाँ पे वो लेके ही किसको चल रहा है, 8B के अंदर 6B को और 6H को, यहाँ पे नेट ऑफ तो कर ही नहीं रहा वो, तो यहाँ पे तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। अगर ये नेट ऑफ कर देता, मान लेते हैं यहाँ पे टेबल आफ्टर, यहाँ पे होता आफ्टर एडजस्टिंग टेबल 7, तो हमारा इश्यू सॉल्व हो जाता। यहाँ पे 6B और 6H से वैल्यू 10 लाख हो जाती, यहाँ से नेट यहाँ पे 7 लाख लेस होके यहाँ पे 8 लाख के हिसाब से आ जाता, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। लेकिन ऐसा नहीं है, 8 लाख के हिसाब से नहीं है, ये तो 10 लाख के हिसाब से ले रहा है, ठीक है ना। तो अब करना क्या है, तो अब करना क्या है, मुद्दा ये, अब देखो यहाँ पे दिखाना मैंडेटरी टेबल तो मैंडेटरी है, ये तो ऑप्शनल टेबल नहीं है। लेकिन ऐसे केस में क्या किया जाए, ऐसे केस में आप मतलब अपनी अपनी राय है, हम क्या करते हैं ऐसे केस में, हम यहाँ पे टेबल नंबर बी 6B जहां से वैल्यू 8A के अंदर जा रही है, यहाँ पे बाइफरकेशन ही हम 8 लाख की दिखा रहे हैं, यहाँ पे 10 लाख की वैल्यू दिखाएगा, ये ऑटो पॉपुलेट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे देखो लिखा भी हुआ है, ये ऑटो पॉपुलेट है, ये वाला तो टेबल ऑटो पॉपुलेट है। लेकिन यहाँ पे जहां से टेबल 8 में वैल्यू जानी है, यहाँ पे आप 8 लाख के हिसाब से जो है अपना इनपुट कैपिटल गुड्स और इनपुट सर्विस, तो इनपुट सर्विस की वैल्यू तो आप इसमें भी दिखा सकते हो, ठीक है ना। तो आप इसकी बाइफरकेशन जो है 8 लाख के हिसाब से दिखा दो। आप 8 लाख के हिसाब से जाओगे, टेबल 8 में इश्यू नहीं आएगा, टेबल 8 में डिफरेंस नहीं आएगा, टेबल 8 में डिफरेंस नहीं आएगा, तो वहां पे सही रहेगा अपने लिए, ठीक है ना। टेबल नंबर 7 में दिखाएंगे, टेबल 6B में जो है इसको एडजस्ट कर देंगे, ताकि हमारा टेबल नंबर 8 मैच हो जाए, टेबल नंबर 8 में नेगेटिव डिफरेंस ना आए, ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो, आप ऐसे केस में क्या कर रहे हो, आपकी क्या राय है, आपका हो सकता है कोई डिफरेंट व्यू हो, ठीक है। तो आप अपना व्यू भी जो है कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है कि आपने कोई व्यू दिया, ये मेरा व्यू है, मान लो हम इस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, आपका कोई व्यू है, और रीडर्स जो है और जो लोग पढ़ेंगे उनका कोई और व्यू होगा, तो एक डिस्कशन होगी, ठीक है ना। आपने अपना व्यू डाला, नीचे तीसरे पर्सन ने अपना व्यू डाला, चौथे पर्सन ने अपना व्यू डाला, तो आपकी भी अपनी नॉलेज एनहांस हो रही है, तो सबकी नॉलेज कहीं ना कहीं एनहांस होगी। तो आप ऐसे केस में क्या कर रहे हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक इश्यू है जो हो सकता है, अगर हम नॉर्मली फॉर्म के हिसाब से चले तो नेगेटिव, हमारा जो टेबल 8 में नेगेटिव डिफरेंस आएगा, उस वजह से इश्यू क्रिएट हो, तो उस केस में जो है कहीं ना कहीं, लेकिन ये चीज अब सही कर दी है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 की जब हम जीएसटीआर 9 फाइल करेंगे वहां पे दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अभी फाइल करनी है 22-23 की, 22-23 की जीएसटीआर 9, वहां पे ये इश्यू है। उस केस में क्या कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल तो ये दिक्कत नहीं दिखेगी, किसी को नहीं मिलेगी, आपको भी नहीं, हमें भी नहीं, लेकिन अभी जो है अपने पास टाइम है, क्योंकि अभी तो दिसंबर तक का टाइम है। ऐसे में आप क्या कर रहे हैं, जरूर इस वीडियो में जो है आपका कमेंट का जरूर इंतजार रहेगा, आप अपना व्यू, कुछ भी आपका व्यू हो सकता है मेरे यही सेम व्यू आ रहा हो सकता है डिफरेंट व्यू आ रहा हो, लेकिन शेयर जरूर कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज के डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।